बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 की परीक्षाओं के लिए आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, तो एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है को करिकुलर के रूप में हर एक सेमेस्टर में। तो प्रथम सेमेस्टर का जो आपको पढ़ना था वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना था, उसका मैंने दे दिया है। सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ा था। अब थर्ड सेमेस्टर में आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानना है। मानव मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में आपको जानना होता है। बहुत ही बारीकी के साथ और तीव्र गति से हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 250 प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। 200 से 250 प्रश्न होंगे, 200 से ज़्यादा ही प्रश्न इसमें हमने रखे हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो एक रिवीजन क्लास होने वाली है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इस वीडियो को अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं देखा अभी तक, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। आइए हम तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और बहुत ही तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं प्रयास यही करूंगा कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में या उससे मतलब 1 घंटे से पहले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। लगभग मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी मैं आपको रिवीजन करवा पाऊँ उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि और सारे मॉडल पेपर मैंने दिए हुए हैं। बहुत सारे 2023 में बहुत सारे कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने हल करवाए थे, तो वो सब वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि समस्त विश्व में खपत और उत्पादन प्रक्रिया वर्तमान स्तर पर ही जारी रही तो कौन सा आर्थिक मॉडल एक बोझ बन जाएगा? बताएं। कौन सा मॉडल बन जाएगा भैया? तो यदि समस्त विश्व में खपत और उत्पादन प्रक्रिया वर्तमान स्तर पर ही जारी रहे तो कौन सा आर्थिक मॉडल जो होगा एक बोझ बन जाएगा भाई? वो बोझ होगा, मॉडल जो होगा वो होगा टेक मेक डिस्पोज मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक मेक डिस्पोज मॉडल जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये मॉडल एक बोझ बन जाएगा अगर क्या होगा, विश्व में खपत और उत्पादन प्रक्रिया वर्तमान स्तर पर जारी ही रही तो। आगे देखिए अगला प्रश्न है, परिभाषित रूप में किन चीज़ों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले समस्त जैविक और अजैविक परिस्थितियों का योग होता है? जलवायु, भोजन या पर्यावरण, उपरोक्त सभी। तो परिभाषित रूप से अगर बात की जाए तो पर्यावरण जो होता है भैया, पर्यावरण क्या होता है? जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले समस्त जैविक और अजैविक, चूंकि पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक जैविक होता है एक अजैविक होता है, तो उन्हीं जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उन्हीं घटकों का या उन्हीं परिस्थितियों का योग होता है पर्यावरण, जो कि हमको प्रभावित करता है और हमसे प्रभावित भी होता है। तो उन्हीं समस्त क्रियाओं के योग को हम पर्यावरण कहते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के द्वारा जीवों की कौन सी विशेषताएं नियंत्रित होती हैं? बताएंगे सभी लोग। पर्यावरण के द्वारा जीवों की कौन सी विशेषताएं नियंत्रित होती है भाई? देखिए रूप रंग भी नियंत्रित होता है पर्यावरण के द्वारा, ऊंचाई भी नियंत्रित होती है, स्वास्थ्य और रोग भी नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी चीजें नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, डैश संबंधी मुद्दों हेतु मीनमता कन्वेंशन के सदस्यों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। बताएं, सागरीय जल संबंधी मुद्दों हेतु या पारा या तांबा या हीरा? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारा संबंधी मुद्दों के लिए मीनमता कन्वेंशन के सदस्यों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हमेशा आता है, ध्यान रखेंगे। पिछली कई बार आप देखेंगे कई विश्वविद्यालय के परिचय में प्रश्न आया था। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? बताएं यूनेप की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। बताएं यूनाइटेड नेशंस एंड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो होता है, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके 14 लक्ष्य इसके रखे गए थे, ये बात ध्यान रखेंगे। नैरोबी केन्या में इसका जो है मुख्यालय, मतलब कि ये स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय भी वहीं पर है। ठीक है, मॉरिस स्ट्रांग महोदय ने ये इसकी स्थापना करी थी यूनेप की। कब करी थी भाई? यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। 1972 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, 17 लक्ष्य रखे गए थे जो 2030 तक पूरे करने थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि कितने लक्ष्य रखे गए थे, तो आप बताएंगे 17 लक्ष्य। आपसे पूछेगा कि यूनेप का एक प्रकार से कब तक वो लक्ष्य पूरा करना है, जो गोल है एक प्रकार से, वो गोल पूरा करने के लिए 2030 तक समय दिया गया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकृति तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव का समन्वय एवं सामंजस्य क्या तय करता है? जीवन का उद्भव, विकास या विलुप्तता?
तो प्रकृति तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ जो मानव का समन्वय और जो सामंजस्य है ये तय करता है विकास भी, जीवन का उद्भव और विलुप्तता ये सब तय करता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विविध जीवों का दूसरे अनेक जीवों के साथ होना अनिवार्य है, संतुलन, संबंध या सहवासिता या उपरोक्त सभी। तो क्या होना अनिवार्य है भैया? विविध जीवों का दूसरे अनेक जीवों के साथ संतुलन भी होना आवश्यक है, संबंध भी होना आवश्यक है और सहवासिता भी। हालांकि सहवासिता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यूनेप का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेप का कार्यालय कहाँ पर है भैया? नैरोबी, केन्या में पड़ता है नैरोबी, तो वहीं पर स्थित है इसका कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन किसके अंतर्गत चलाई जा रही एक बृहद सरकारी पहल है? तो ये चलाया जा रहा है किसके द्वारा भैया? वायु गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा, ठीक है। ईयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको AQI बोलते हैं, ईयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो है ये एक योजना है, इसको चलाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आएगा, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, तीव्र गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चले, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता, लोगों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति साझेदारी, पर्यावरण संबंधी योजनाओं का मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, EIA का जन्म किस दशक में हुआ? EIA का फुल फॉर्म होता है, आपसे पूछा जा सकता है EIA का फुल फॉर्म बताएं। तो E का मतलब होता है इन्वायरमेंट, और I का मतलब होता है इम्पैक्ट, और A का मतलब होता है असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि बोले तो पर्यावरणीय जो आकलन का प्रभाव होता है वही आपको यहाँ पर देखना, यही इंडेक्स बताता है ये। तो पर्यावरण का प्रभाव को मापने का एक तरीका या उसकी मापने का एक संस्था होता है ये EIA। और EIA की अगर बात की जाए तो इसका जन्म जो हुआ है वो 1970 के दशक में हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्राकृतिक चरण बुनियादी वाहन क्षमता के मानदंडों पर केंद्रित होता है। तो प्राकृतिक चरण बुनियादी वाहन क्षमता, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर को 1948 को, ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा IUCN का पूरा नाम क्या है? तो आप बताओगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आपसे पूछेगा कि इसका काम क्या होता है IUCN का, ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो आप बताओगे जैव विविधता का संरक्षण करता है, पौधों और पशुओं की प्रजाति को बचाता है, इसके अलावा प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाता है। स्थापना कब हुई थी IUCN की? आप बताएंगे 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना होती है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि IUCN में कितने सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं? तो लगभग अगर बात की जाए 1000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संगठन है IUCN में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, IUCN में कितने स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 देशों से अधिक देशों में रहते हैं? फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,000 ऐसे स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं, IUCN के हैं। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्य कार्य क्या है? तो जैव विविधता का संरक्षण, बिल्कुल ठीक है। पौधों और पशुओं की प्रजाति को बचाना, ये भी ठीक है। प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना भी IUCN का ही काम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, WWF का गठित होना किसकी कोशिश थी? WWF का गठन हुआ वैसे तो 1961 में, और आपको बता दूं ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है WWF। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड, ये बात ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाइड फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो कोशिश करी थी इसको गठन करने की, वो जूलियन हक्सले और मैक्स निकोलस दोनों ने मिल करके करी थी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिएगा। वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ भैया? तो वन अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है ये आपका लागू हुआ यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसको बोलते हैं, या फारे। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये 29 दिसंबर को लागू हुआ है, ये बात ध्यान, 29 दिसंबर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006, 29 दिसंबर
2006 को वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, तीव्र गति से आगे हम बढ़ते हैं। और अच्छा, WWF का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा और भी जैसे कि टोरंटो और तमाम जगहों पर WWF का मुख्यालय टोरंटो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वैसे तो ये बात ध्यान रखेंगे। और विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन सा है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क जो है वो आपका पड़ता है IUCN ही है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी और भी प्रश्नों को मैं रखा हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं। ये तो कुछ आपको कुछ झांकी एक प्रकार से भी दिख रही है। बहुत प्रश्नों को मैंने रखा है यहाँ पर, 250 प्रश्न लगभग होंगे। तो तीव्र गति से इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का उद्देश्य बताएं। कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का क्या उद्देश्य होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट का उद्देश्य, तो ऑडिट का उद्देश्य होता है कंपनी ने पर्यावरणीय नियमों और आवश्यकताओं का पालन किया है कि नहीं किया है, ये उद्देश्य पहला। दूसरा उद्देश्य होता है कंपनी ने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया कि नहीं किया। ये दोनों लक्ष्य होते हैं कंपनी के परिप्रेक्ष्य में ऑडिट के। ऑप्शन नंबर इसका सा लगा देंगे। ए और बी दोनों उद्देश्य उसी के हैं। अगला प्रश्न है, कंपनियां एक डैश के रूप में मान्यता और औपचारिक मान्यता का प्रयोग करती हैं, बताएं। तो कंपनियां जो होती हैं वो उपकरण के रूप में क्या करती हैं? मान्यता या औपचारिक मान्यता का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, रट लीजिएगा। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम कब बना? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो बना, कब बना भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 1972 1972 में बना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी आया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम कब बना? फटाफट से आप बताएंगे। जैव विविधता अधिनियम कब बना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव विविधता अधिनियम जो बना है आपका वो बना है 2002 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व किसको मापने तथा उसके प्रबंधन के एक नए ढांचे के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है? प्राकृतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी या उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र और विश्व किसको मापने तथा उसके प्रबंधन के एक नए ढांचे के रूप में या उसके रूप में इस्तेमाल को प्रोत्साहित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूंजी को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में किस तरह के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन में खास करके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इन सभी प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। जब पर्यावरण का आकलन या मूल्यांकन किया जाता है तो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यूएसए अपना पहला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम कब लाया था? तो यूएसए ने अपना पहला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो लाया था अधिनियम, वो लाया था भैया 1969 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न है, हाल की सफलताओं ने कौन सी धाराओं को जन्म दिया है? तो कौन सी धारा एकीकृत प्रबंधन को एक प्रकार से जन्म दिया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। संभावित रूप से किन पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए? सेल का, बैटरी का या कीटनाशक कंटेनर का या फिर उपरोक्त तो सभी का? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताएंगे। तो संभावित रूप से इन सभी पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए, सेल का भी, बैटरी का भी, कीटनाशक कंटेनर का भी। ऑप्शन नंबर द लगा देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब भी संभव हो व्यक्तियों को किसका पुनः उपयोग करना चाहिए? बताएं। तो जब भी संभव हो व्यक्तियों को किसका उपयोग करना चाहिए? वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन में आपका सौर पैनल, सौर कुकर, सौर हीटर, ये सब नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये रिवीजन क्लास चल रही है, महासंग्राम रिवीजन क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने, ताकि इसी प्रकार से पढ़ते रहें। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलें, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? रेफ्रिजरेटर से CFC नामक गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ध्यान रखेंगे। और CFC ही जो ओजोन गैस होती है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ग्रीन हाउस गैस में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो CO2 ही निभाती है।
अगर बात की जाए CO की, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली जो गैस है अगर पूछे तो आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे पूछे ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस, तो आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आपसे पूछेगा वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस, तो आप बताओगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है? फ्रिज, AC से तो CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने उत्पादों को वरीयता क्यों दी जानी चाहिए? इसलिए दी जानी चाहिए भैया, क्यों दी जानी चाहिए? इसलिए देनी चाहिए ताकि क्या हो, संसाधनों को बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्लास्टिक की थैलियों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करना चाहिए? तो जूट के बैग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार किस अभियान में भाग लेना चाहिए? फटाफट से आप बताएंगे। तो मनुष्य को अगर कुछ ना कर पाए तो वृक्षारोपण में एक ना एक बार जरूर भाग लेना चाहिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? CFC है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है भैया? O3 ओजोन का सूत्र होता है, ठीक है। O2 किसका सूत्र है? ये ऑक्सीजन O2 को बोलते हैं। और केवल O है तो ऑक्सीजन ये तत्व होता है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये ओजोन होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, प्रदूषण फैलाने वाले मानवीय स्रोत, औद्योगिक स्रोत, कृषि स्रोत, नगरीय स्रोत, ये तीनों स्रोत प्रदूषण फैलाने वाले ही स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक तालाब या झील क्या है? एक बायोम है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, या अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, या केवल पौधों और पशुओं का समुदाय होता है? एक तालाब या झील बताएं। तो एक तालाब या झील जानते हैं क्या होता है? एक तालाब या झील जो होता है ये क्या है? एक तालाब या झील जो होता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। ये क्या है? एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इनमें से तो इनमें पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहली बात, जीवों का एक समुदाय तो होता है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया भी करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव निवास करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव निवास करते हैं। जीवों का एक ऐसा समुदाय जिस वातावरण में रहता है वो बिल्कुल किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव। तो ये सब एक प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर अगर ए बोलें तो करेक्ट आंसर, मतलब कि इसमें जीवों का एक समुदाय जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं उसको भी पारिस्थितिकी तंत्र आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जीवों का एक समुदाय जिस वातावरण में रहता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। वैसे ये भी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही बातें हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा सही बात जो लग रही है वो लग रही है ऑप्शन नंबर सी की, यानी जीवों का एक समुदाय होता है जो कि वातावरण जिस वातावरण में रहता है उसी वातावरण को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या में पिरामिड का आकार कैसा बनेगा? तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या में पिरामिड का जो आकार बनेगा वो सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादकता के घटते क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए, अगर उत्पादकता के घटते क्रम की बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा मैग्रो का, उसके बाद में फिर घास स्थल, फिर झीलें, फिर महासागर। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक कथन जो चिन्हित करे जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, बताएं वो कौन सा होगा? वो होगा आपका नदी। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग पर्यावरण के साथ साथ सभी पौधों और पशुओं की प्रजातियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रणाली के सभी जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनके लिए शब्द क्या होता है? तो एक प्रणाली के सभी जैविक और अजैविक घटकों के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द है आपका पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पर एग्जाम की दृष्टि से आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन की दृष्टि से, मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, किसके अनुसार पारितंत्र में पोषण, संरचना एवं खनिज की गतिशीलता होती है? टांसले या लिंडमैन या फिर फोसबर्ग या फ्योरली? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर वायुमंडल के बारे में क्या पूछा गया आपसे? किसके अनुसार
पारितंत्र में पोषण, संरचना एवं खनिज की गतिशीलता होती है। तो लिंडमैन ने बताया था इस बात को। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैविक पर्यावरण के आंतरिक भाग में जीवों की पारस्परिक संबंध का आधार क्या है? तो जैविक पर्यावरण के आंतरिक भाग में जीवों के पारस्परिक संबंध का जो आधार बनता है वो बनता है भोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन के द्वारा एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्जक और उपभोक्ता की उक्त व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या नाम दिया जाता है? तो सर्जक और उपभोक्ता की उक्त व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भैया क्या? प्राथमिक उत्पादक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे भी पूछा गया परीक्षा में कि प्रथम स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? प्रथम स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं? शाकाहारी जीव जो होते हैं वो प्रथम स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अच्छा, द्वितीय स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं और तृतीयक उत्पादक मतलब तृतीयक जो उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकृति में मुख्य रूप से कितनी आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? तो प्रकृति में मुख्य रूप से 3 आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु में 3 प्रकार के या तीसरे प्रकार के जीव कौन से होते हैं? पर्यावरण में परमाणु गलत निकल गया। पर्यावरण में जो है तीसरे प्रकार के जीव कौन से होते हैं? जीवाणु, कवक या फिर दोनों? तो देखिए, जीवाणु और कवक जो होते हैं तीसरे प्रकार के जीवों में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडम ने बाहरी श्रृंखला के कितने रूप बताए हैं? तो ओडम ने बाहरी श्रृंखला के 2 रूप बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत भैया कौन सी है? सबसे ऊपरी यानी सबसे जो ऊपर पड़ती है। बहिर्मंडल सबसे ऊपर है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र किस मंडल में है भैया? ओजोन छिद्र है तो समताप मंडल में ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है उसी को बोलते हैं ओजोन छिद्र। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत जो है वो किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह क्या कहलाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह जो होता है उसको बोलते हैं स्वच्छता। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव आवास के परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसरों के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या? सांस्कृतिक तत्व, भौतिक तत्व, जैविक तत्व या सामाजिक तत्व? तो मतलब भौतिक तत्व जो होते हैं वही मानव आवास के परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसरों के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, प्रश्न है, मृदा स्थित कौन से जंतु बहुत सी पादप पत्तियों के विघटन का कार्य करते हैं? बताएं, फटाफट से आप बताएं। लघु तंतु जो होते हैं वो मृदा स्थित जो है बहुत सी पादप पत्तियों के विघटन का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो तीव्र गति से इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि क्या हो रहा है कि भाई आपकी परीक्षा कल लगी हुई है और जिनकी परीक्षा कल के बाद भी लगी हुई है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरीके से तीव्र गति से आप बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को जान पाएंगे। 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। घास के मैदानों और कृषि स्थलों में कौन सी आहार श्रृंखला पाई जाती है? घास के मैदानों और कृषि स्थलों पर जो आहार श्रृंखला पाई जाती है वो होती है कौन सी श्रृंखला होती है भैया? शाक आहार श्रृंखला होती है वो। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जंगलों में लगभग ऊर्जा का प्रवाह पादप ध्वंस अवशेष आहार श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो वो होता है लगभग और लगभग 90%। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी श्लोक में सफलता असफलता लाभ भय से मुक्त होकर के संभाव कर्म करने की बात कही गई है। तो किस श्लोक में कहा गया है ऐसा भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो भगवत गीता का श्लोक है वो, और किस श्लोक में बताया गया है इस बात को बताइएगा सभी लोग। किस श्लोक में ऐसा कहा गया है उस श्लोक का बताएं। 46 श्लोक, 48 या श्लोक 47 या फिर श्लोक 49? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे।
तो कौन सा श्लोक है भाई, वो कौन सा श्लोक है? बिल्कुल बिल्कुल 48 नंबर श्लोक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, प्रबंधन का लक्ष्य क्या होता है? प्रबंधन का लक्ष्य है क्या? सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रबंधन का लक्ष्य क्या होता है? संसाधनों का उचित प्रयोग, मूल्यांकन, सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना। तो सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना यह ज़्यादा बेटर लग रहा है, बाकी इनमें से सभी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित परिणाम को प्राप्त करना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, स्वार्थपरक इंद्रियक सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है? चरित्र का, बुद्धि का, भक्ति का, साधना का? बताएं। स्वार्थपरक इंद्रिय सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है? बुद्धि का हरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गीता की कसौटी पर प्रबंधन का उद्योग हो तो इसके लिए हितकारी प्रबंध क्या होगा? तो इसके लिए हितकारी प्रबंध होगा उद्योगपति, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन निजीकरण की सीमा हो सकती है? निजीकरण की सीमा इनमें से कौन सी हो सकती है? यह आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भागीदारी को सीमित करता है तथा निजी क्षेत्र की सुरक्षा को, निजी क्षेत्र की सुरक्षा करता है, वो होता है आपका निजीकरण। अगला प्रश्न है, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या लेना महत्वपूर्ण है? बताएं सभी लोग। निर्णय, सुविधा, मदद या संसाधन? तो किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर आपके पास होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की पावर जो है होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निर्णय निर्माण के अंतर्गत आता है। निर्णय निर्माण के अंतर्गत क्या आता है भैया? तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब आता है निर्माण, मतलब निर्णय निर्माण में, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अभी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो बचे हुए हैं। तीव्र गति से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी प्रकार से और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। चले भाई, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए, अपने फटाफट से बुला लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वर्तमान में सोशल मीडिया डैश के एक अच्छे साधन के रूप में कार्य करता है। उदारीकरण, व्यवसायीकरण या संस्थान या उपयुक्त सभी के लिए बढ़िया काम कर रहा है। तो सोशल मीडिया इस समय जो है व्यवसाय में बढ़िया भूमिका निभा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण में किसे अचानक प्रतिबंधों से मुक्त करना है? बताएं, किसे प्रतिबंधों से मुक्त करना है? चिकित्सा को, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 से हुई, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसमें कुशल मतलब किसमें कुशलता ही योग होता है? तो कर्म की कुशलता या कर्म में कुशलता ही योग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रणीत ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल गीता में है, किसके द्वारा? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रणीत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसका मूल सार जो है गीता से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवसाय और विपणन की सभी क्रियाएं किसे ध्यान में रख करके की जाती हैं? तो व्यवसाय और विपणन की सभी क्रियाएं जो होती हैं ग्राहक को ध्यान में रख करके की जाती हैं, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग समस्याएं जटिल हैं तथा निरंतर ये घटती हैं, बढ़ती हैं या उलझती हैं, बिगड़ती हैं? तो मार्केटिंग समस्याएं जटिल हैं और निरंतर ये बढ़ती रहती हैं, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी का विपणन संगठन बहुत बृहत होता है, बड़ा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनियों का भी, दवा कंपनियों का, लघु वित्तीय कंपनियों का भी, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चले समझते हैं। माध्यमिक विद्यालय प्रकाश पाठ्यक्रम में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के समय डैश प्रतिशत समय को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित करना आवश्यक बताया गया है। फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बताएं, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के समय प्रतिशत समय को कौशल विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद जी को, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः
डैश के रूप में जाना जाता है। तो विवेकानंद जी का जो दर्शन था उसको किस नाम से जानते थे? उनका दर्शन है व्यवहारिक वेदांतवाद। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यह किसने कहा था? ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉरी किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था विवेकानंद जो है आधुनिक भारत के निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार व्यापार सदाचार पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा वह माना जाएगा। तो अगर व्यापार जो होगा सदाचार पर आधारित नहीं होगा तो उसको गांधी जी कहते थे वो भ्रष्टाचार होगा फिर। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें अगला प्रश्न है, गांधी जी की त्याग भावना किस पर केंद्रित है? तो गांधी जी की त्याग भावना जो है वो मानवता पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को सर्वप्रथम पद्म विभूषण से कब नवाजा गया? तो पद्म भूषण से उनको नवाजा गया था, पद्म भूषण से नवाजा गया था 1981 में। पद्म विभूषण उनको मिला था 1990 में। यहाँ पर पद्म भूषण कर लेंगे। पद्म भूषण उनको मिला था कब? 1981 में, ठीक है, पद्म भूषण मिला था। 1990 में उनको मिला था पद्म विभूषण, ये बात ध्यान रखेंगे। और भारत रत्न जो मिला था इनको एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था, ये ध्यान रखेंगे। कई प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ से। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति कैसे भारत में रहना चाहता है? तो प्रत्येक व्यक्ति भारत में जो है सुख समृद्धि पूर्ण और शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहना चाहता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है भाई, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न, शासन का नैतिक स्वरूप किसके सुशासन या संपादन पर बल देता है? व्यक्ति विशेष के, जन सामान्य के, विशिष्ट वर्ग के, तो या उपयुक्त सभी के? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जन सामान्य के, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? बा ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करता है? धार्मिक आंदोलन लोगों को क्या प्रदान करता है भैया? धार्मिक आंदोलन जो होता है लोगों को सामूहिक समूह विशेष को अर्थ देता है, मतलब उद्देश्य और पारस्परिक संबंध, ये सब प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, उचित विधियों के द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ किसके लिए शुभ या साध्य हो सकता है? बताएं। तो उचित विधियों के द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ ये खास करके व्यक्ति, समाज और परिवार सभी के लिए शुभ और साध्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हिंदू तथा बौद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म ने आदिकालीन पारलौकिकतावाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया? किसके अनुसार हिंदू तथा बौद्ध धर्म ने आदिकालीन पारलौकिकवाद को हटाने से अधिक उसे सहन किया है? यह कथन कहा था ब्रायन विल्सन ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। सामाजिक जीवन के ताने बाने को तर्कसंगत और नियमित कौन बनाता है? तो इसको नियमित और तर्कसंगत बनाता है कौन भाई? औद्योगिकरण और तकनीकी विस्तार। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों। आगे देखें, रतन टाटा कब टाटा इंडस्ट्रीज और समूह की अन्य होल्डिंग कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए? तो बनाए गए थे 1981 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आज भारतीय शेयर बाजार में कौन किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है? तो कौन रखता है भैया? टाटा ग्रुप रखता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आध्यात्मिक मूल्य किसी व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, अनंतता और कुछ करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? तो सॉफ्टवेयर के चेयरमैन जो हैं उनका नाम है बिल गेट्स, ठीक है। हालांकि इसके जो है इस समय जो चेयरमैन की बात की है, जो नए बने हैं सत्या नडेला बने हैं 4 अप्रैल 1975, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बिल गेट्स ने कब माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया था? तो उन्होंने छोड़ दिया था 2000 ईस्वी में जनवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ करने का फैसला किया? तो उन्होंने वान एलन के साथ मिलकर के एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी का शुभारंभ करने का फैसला किया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्टवेयर मिट्स से कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये स्वतंत्र हुआ था भैया 1976 में। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1975 में चूंकि स्थापना ही कर दी थी इसकी। आगे देखेंगे, इंटेल 8080 CPU जारी करने के बाद बिल गेट्स ने क्या महसूस किया? तो उन्होंने महसूस किया क्या कि यही प्रथम कंप्यूटर चिप है जिसका मूल्य $200 से कम है।
दूसरी बात यही बेसिक्स में काम करती है और इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर चलने वाला एक सबसे वहनीय चिप होता है ये इंटेल 8080 CPU, ठीक है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, दोषी व्यक्ति या संगठन अपराध अधिनियम 2002 की कार्रवाई के तहत क्या जुर्माना किया जाता है। तो अगर आप जो है क्या करते हो, आप अगर दोषी व्यक्ति या संगठन अपराध करते हो, अधिनियम जो आया था 2002 की कार्रवाई के तहत, तो आपको जुर्माना जो दिया जाए करना लगेगा आपके ऊपर, या दंड आपको मिलेगा, जब्ती के आदेश दिए जाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके अनुसार राजनीति शास्त्र व अन्य विषय यह बताते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, परंतु नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो यह बताता है कि क्या करना चाहिए। ये बात किसने कही थी, गांधी जी ने कही थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, CPCD ने किस आधार पर अपने आदेश दिए, बताए हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। CPCD ने किस आधार पर अपने आदेश बताएं दिए हैं। आवासीय आधार पर, औद्योगिक स्थानों के आधार पर, या ग्रामीण आधार पर, या उपयुक्त सभी आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आधार पर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और ये बात भी ध्यान रखेंगे, CPCB है, ठीक है, CPCD नहीं, यहाँ पर बी कर लेंगे, CPCB इसके आधार पर जो है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPCD का CPCB का फुल फॉर्म जानते क्या, CPCB इसका फुल फॉर्म जानते क्या है, सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड है। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 को। ध्यान रखेंगे मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है CPCB का। ध्यान रखेंगे परीक्षा में ये प्रश्न 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न है, वायु उपकरणों की सहायता से तैयार किए गए डैश में कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, किसमें। तो वायु उपकरणों की सहायता से तैयार किए गए आंकड़ों में कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर रह जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, CPCB के साथ वार्ता आरंभ की किसने, सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण, बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक मृत्यु के दर के वर्ष 2060 तक तकरीबन कौन सा आर्थिक मॉडल एक बोझ बन जाएगा। तो कौन सा मॉडल एक बोझ बन जाएगा भाई, वो है 26 ट्रिलियन जो मॉडल है वो बोझ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय मूल घटक है, पर्यावरणीय मूल घटक इनमें से कौन सा है। देखिए वायु, जल, जंतु, वनस्पति, मृदा और जीव, ये सब पर्यावरण के मूल घटक हैं। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, रट लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे, किसे एक नंबर, एक रंग, एक व्याख्या के नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर, एक रंग और एक व्याख्या के नाम से जाना जाता है किसको, वायु गुणवत्ता सूचकांक को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनादिकाल से कौन पृथ्वी पर संपूर्ण नींव जगत का प्रश्रय दे रहा है। तो अनादिकाल से पृथ्वी पर जो है कौन संपूर्ण नींव जगत को प्रश्रय दे रहा है, तो वो है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समस्त प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो समस्त प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर पादपों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर भी निर्भर करते हैं, रासायनिक क्रिया पर भी निर्भर करते हैं। लेकिन अगर बताएं कि ये सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो हरे पादपों पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर जीव अन्य जीवों पर नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग हरे पादपों पर होते हैं, हालांकि अधिकतर लोग हरे पादपों पर ही सभी लोग निर्भर करते हैं, चाहे जीव हो चाहे जो हो। तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रत्येक जीव के पर्यावरण में अन्य जीव भी किसी अंग के रूप में उपस्थित रहते हैं, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे, प्रत्येक जीव के पर्यावरण में अन्य जीव भी किस अंग के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो वो रहते हैं आवश्यक और अपरिवर्तनीय रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कोई भी जीव डैश जीवों की उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई भी जीव अन्य किस जीवों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो सहवासी जीवों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर WWF ने अन्य किन क्षेत्रों में भी व्यर्थ किया, क्या बताएं। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ने अन्य किन क्षेत्रों में भी व्यर्थ व्यय किया है। तो उन्होंने जो है प्रदूषण पर भी व्यय किया है, व्यर्थ यहाँ पर कहीं व्यय
ठीक है, कर लेंगे, व्यय किया है, प्रदूषण पर भी व्यय किया, संसाधनों का उचित प्रयोग भी, और बर्बादी में होने वाली खपत में कमी। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, WWF का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, 1961 29 अप्रैल को इसका स्थापना होता है। इसका शुभांकर है WWF का विशालकाय पांडा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनजीटी की स्थापना के साथ एक विशेष पर्यावरणीय या पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये जो है भारत जो है एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया है एनजीटी की स्थापना के साथ। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का नाम बदल करके फंड फॉर वर्ल्ड फंड फॉर नेचर कब कर दिया गया? तो इसका नाम बदल करके जो कर दिया गया था विश्व वन्य जीव कोष जो कर दिया गया नाम बदल करके इसका। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय, और 1986 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न ये सब पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब अधिकरण की स्थापना कब की गई, बताएं। राष्ट्रीय हरित अभिकरण की स्थापना या अधिकरण की स्थापना कब की गई, जिसको आप बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या जिसको आप बोलते हैं एनजीटी, वही है राष्ट्रीय हरित अभिकरण। ठीक है, ये पर्यावरण की रक्षा करता है। तो इसकी स्थापना करी गई थी भैया, कब? इसकी स्थापना करी गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी किस प्रकार काम करने वाला तंत्र है, बताएंगे। तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी जो है ये औपचारिक एक तंत्र है। ठीक है, औपचारिक काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से क्या बाहर रखा गया भैया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से बाहर रखा गया एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2006 से अलग रखा गया है एनजीटी के अधिकार को। ऑप्शन नंबर इसका सा लगा देंगे, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, किस एजेंसी में जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनसे सही जांच नहीं हो पाती है? तो कौन सी एजेंसियां हैं वो एजेंसियां हैं भैया वायु प्रदूषण की। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीपीसीबी द्वारा कितनी गैसों और प्रदूषकों को हानिकारक बताया गया है? तो सीपीसीबी के द्वारा लगभग 12 गैसों को हानिकारक और प्रदूषक बताया गया है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, PM20 मतलब कि 2.5 के संबंध में किस वर्ष मानक प्रस्तुत किया गया था? तो PM 2.5 के संबंध में 2009 में मानक प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड बताएं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित या रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है WWF, WWE, WWB या WWC। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? WWF इज राइट आंसर। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। वर्ल्ड वाइड फंड इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। WWF के लिए फंड कहाँ से मिलता है? WWF के लिए जो फंड मिलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है, यूनाइटेड किंगडम से मिलता है, नीदरलैंड से भी मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी देशों से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, WWF का लक्ष्य क्या है? WWF जो है एफ का लक्ष्य है, वर्ल्ड वाइड फंड का लक्ष्य है कि पर्यावरण को नष्ट होने से बचाया जाए और पर्यावरण का प्रतिकार, एक प्रकार से पर्यावरण का प्रतिकार करना, ये लक्ष्य नहीं है इसका। पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना, ये इसका क्या है? लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो वैश्विक नेटवर्क है वो है अपना IUCN। ठीक है, क्या है? IUCN जो है वो लक्ष्य है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना हुई थी इसकी IUCN की 5 अक्टूबर 1948 को। ये बात भी ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में, टोरंटो शहर में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, WWF का संगठन मतलब WWF संगठन ने अपने कार्यालय कहाँ पर खोल दिए हैं? तो WWF संगठन ने अपने कार्यालय जो है पूरे विश्व में खोल लिए हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है,
WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड की प्रारंभिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र था। तो इसका प्रारंभिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र जो था ये था कि विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी सुरक्षा की जाए। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि जो है क्या उद्देश्य था एनजीटी का, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा किया जाए, वन्य जीव सुरक्षा करी जाए, जलवायु प्रबंधन किया जाए, ये सभी उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन से आपके, वैसे तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका उद्देश्य है वो यही है, लेकिन ये भी उद्देश्य उसी में छिपा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्हीं की नियुक्ति, मतलब उन्हीं के द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डैश का संचालन पर्यावरणीय ऑडिट के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। किसका, जनता का संचालन या कर्मचारियों का या छात्रों का या कंपनी का। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो कंपनी का संचालन जो होता है, कंपनी का संचालन पर्यावरणीय ऑडिट के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसके आकलन का निर्देश दिया है, बताइएगा सभी लोग। तो नदी घाटी परियोजनाओं का आयोग जो है, उस आयोग ने क्या किया है, उस आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसके आकलन का निर्देश दिया है। तो ये नदी घाटी परियोजनाओं के आदेश का आकलन करने का निर्देश दिया। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन विवेकपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण है इनमें से। तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण जो माना जाता है वो माना जाता है EIA। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी EIA का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसकी स्थापना 1976 से 77 ईस्वी के आसपास हुई थी। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन इसको हिंदी में कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किस में यानी किस देश में किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से पहले EIA की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो वो देश कौन सा है भैया, भारत है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, EIA अधिनियम या अधिसूचना 2020 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर किसकी जगह ले लेगी, बताएं। तो ये जगह ले लेगी EIA 2008 की। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में EIA कब शुरू हुआ। तो भारत में EIA जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है 1976 से 77 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण सूचना प्रणाली की स्थापना कब की गई। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, इसको आप क्या बोलते हैं, इनबिस बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो स्थापना करी गई है ये दिसंबर 1982 में करी गई। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनबिस जिसको कहते हैं, इनबिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। इनबिस जो यानी कि पर्यावरणीय सूचना प्रणाली जो है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में इनबिस कहा जाता है, ENVIS। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय सूचना को एकत्रित करना, सूचना को इकट्ठा करना और पारितंत्र का आकलन करना, असेसमेंट करना पारितंत्र का। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी काम जो हैं ये एनबिस का है, यानी कि पर्यावरणीय सूचना प्रणाली का ही है। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न है, आजकल किस प्रकार के प्राकृतिक व्यवहार से सभी आतंकित हैं। तो आजकल जो है बेमौसम बरसात होती है, अचानक आंधी तूफान आ जाता है, मतलब बाढ़ भूकंप आ जाता है, इससे लोग एक प्रकार से आतंकित हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपर्युक्त तो सभी चीज़ों से आतंकित हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं का कारण कौन है, प्रकृति, मौसम या मानव। तो भाई प्राकृतिक आपदाओं का कारण जो होता है वो मानव होता है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताएं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संभावित रूप से किन पदार्थों का उचित तरीके से निपटान होना चाहिए। तो ये प्रश्न हो चुका है, तो इन सभी का जो है खास करके निपटान होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका होगा। ये प्रश्न तो मैंने करवा दिए थे, फिर दोबारा से आ गया। चलें आगे देखिएगा, ये स्लाइड ही दोबारा आ चुकी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। फटाफट से आप बताएंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव और सदैव एक ही दिशा में होता है, यानी सीधा होता है, एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका है आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा प्रश्न आता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा का प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाना जाता है भैया पारिस्थितिक क्षमता के अनुपात में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है और यह बताता है कि क्या बताता है ऊर्जा का पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड बताता है कि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जीवों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता बेहतर होती है, ये बात बताता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे डैश होते हैं? उत्पादक होते हैं पौधे, उपभोक्ता, या सफाई कर्मचारी, या अपघटक? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे जो होते हैं वो हमेशा उत्पादक होते हैं। पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पौधों पर जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता भी निर्भर करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता और प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। क्लियर? यानी एक ऐसे मान लेते हैं, एक पिरामिड मैंने बनाया, यहाँ पर घास फूस होंगी, इसको बोलेंगे प्राथमिक उत्पादक। इसके बाद में होंगे जो घास फूस खाने वाले, जैसे बकरी हो गई, तो बकरी क्या हो गई? द्वितीयक मतलब प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, ये घास फूस खाती है। तो और द्वितीयक उपभोक्ता में आपका मनुष्य आता, सर्वाहारी होता है, बकरी शाकाहारी होती है। क्लियर? और जो आपका यहाँ बैठेगा वो बैठेगा शेर, यानी कि बाघ। शेर क्या करेगा? मनुष्य को भी खा लेगा, वो बकरी को भी खा लेगा, लेकिन शेर जो है भूखा ही सही मगर घास खाने से रहा। तो शेर घास नहीं खाएगा, वो एक प्रकार से मांसाहारी। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। द्वितीयक कौन होते हैं? सर्वाहारी। तृतीयक कौन होते हैं? तो सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? सर्वाहारी। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। क्लियर? मांसाहारी लोगों की संख्या कम होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर्वाहारी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। इसके अलावा शाकाहारी लोगों की संख्या और भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा पेड़ पौधों की संख्या उससे भी ज़्यादा होगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र को मिला दें तो इसे हम क्या कहेंगे? तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र को अगर हम मिला दें तो उसी को बोलेंगे जीवमंडल। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवमंडल जो होता है सभी पारिस्थितिकी तंत्र को मिलाने से बनता है, और जबकि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इकोसिस्टम, ये जीवमंडल का एक भाग होता है मात्र। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। क्लियर? यह बात ध्यान रखेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाहारी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द ऑप्शन, यानी सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यकता नहीं है किसकी? किसकी आवश्यकता नहीं है? रासायनिक ऊर्जा की, बाह्य सामग्री की, खाद्य ऊर्जा की, या सौर ऊर्जा की? तो पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यकता किसकी नहीं भैया? सौर ऊर्जा की आवश्यकता तो भाई इसको पड़ती ही है। रसायन ऊर्जा की, पारिस्थितिकी तंत्र को, खाद्य ऊर्जा की, या बाह्य ऊर्जा की? इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यकता किसकी नहीं है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा संदिग्धता में रखिए, वैसे इसकी बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता डैश होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं भाई? द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। अब सर्वाहारी में आपका जैसे आपका कौन होते हैं सर्वाहारी में? पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी ऑप्शन में इसमें दिया नहीं गया है। देखिए बिल्ली परिवार, अब आप देखिए इसमें कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, अब घास फूस यहाँ पर मान लेते हैं एक कीड़े मकोड़े कर दिया हमने। अब चूहा क्या खाता है? चूहा कीड़े मकोड़े खाता है क्या? तो बिल्ली परिवार भी हो सकती है, क्योंकि वो मांसाहारी भी खाती है बिल्ली, रोटी भी दूध भी खाती है, तो बिल्ली परिवार आप रख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर, क्योंकि सर्वाहारी में आती है। द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रोग्राम कब आयोजित किया गया? बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रोग्राम कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भैया कब? 1964 में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जर्म प्लाज्म पाने के लिए जैव विविधता संस्थान किससे संपर्क रखता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये रखता है जीव वैज्ञानिकों से भी, जैव रसायन शास्त्रियों से भी और व्यवसायियों से भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भारत में बहुत से संस्थान जैव विविधताओं के संरक्षण और उपयोग में लगे हुए हैं, इनकी देखरेख कौन करता है? तो इनकी देखरेख करते हैं कौन भाई? पर्यावरण मंत्रालय भी करता है, तकनीकी विभाग भी करता है और वन और कृषि विभाग भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जीव बहुत सारे ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं को संरक्षित करने के जो संस्थान होते हैं, उनका संरक्षण और उपयोग जो होता है पर्यावरण मंत्रालय, तकनीकी विभाग और वन और कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण स्वच्छता के लिए क्या संशोधित करना आवश्यक है? जीवन शैली, रहन सहन या आदत या फिर सभी को? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी को आवश्यक है, बदलने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बहुत सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, जिसमें संरक्षण का कार्य हो रहा है, मृदा का, वातावरण का, जर्म प्लाज्म का। तो इन सभी के संरक्षण का काम हो रहा है। भारत में बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें संरक्षण संरक्षण वातावरण का भी हो रहा है, मृदा का भी और जर्म प्लाज्म का, सभी का हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखेंगे इस बात को, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किस विधि में जंतुओं तथा पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाता है? बताएं। तो स्वास्थानीय विधि संरक्षण में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पारितंत्र में विद्यमान विविध पारस्परिक संबंधों को आलेखों की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिन्हें कहा जा सकता है। तो उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जैवमंडल का निर्माण होता है, जैवमंडल का निर्माण कहाँ होता है भैया? देखिए, जीवित प्राणी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलने से जैवमंडल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई प्रश्न कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2 मार्च 2022 के कितने देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए बाध्यकारी समझौता किया? फटाफट से आप बताएंगे, कितने देशों ने किया था ऐसा? तो किसने किया था, कितने देशों ने किया था भाई? फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, सभी लोग बताएंगे। तो इसको किया था 175 देशों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर मॉडल में किसके द्वारा उत्पादों का प्रतिस्थापन शामिल है? बताएं। तो सर्कुलर मॉडल में जो है वो मतलब कि समापन द्वारा, संकुचन द्वारा, चरण विस्तार द्वारा, इन सभी के द्वारा सर्कुलर मॉडल जो है वो स्थापित है। ऑप्शन मतलब कि शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नैरोबी में हुए सम्मेलन में किसकी रोकथाम की चर्चा की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नैरोबी में जो सम्मेलन हुआ उसमें प्लास्टिक को रोकथाम के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नैरोबी में हुए सम्मेलन के समझौते के अनुसार जिसको बोलते हैं GHG यानी कि GHG उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात की जाए तो बताएं, कितनी कमी आएगी उसमें? लगभग 25% की कमी आएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ के विनिर्माण के क्षेत्र का एक उपसमूह डैश तक सालाना $630 बिलियन तक की शुद्ध सामग्री लागत बचत कर सकता है? बताएं। यूरोपीय संघ के विनिर्माण क्षेत्र का एक उपसमूह जो होता है वो सालाना लगभग मतलब कि कितने, कब तक? 2025 तक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। कौन करता है भाई? सर्कुलर अर्थव्यवस्था को एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है EMF। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी सर्कुलर इकोनॉमी के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो किसी सर्कुलर इकोनॉमी के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं आपके, वो नए बिजनेस मॉडल जो होते हैं वो भी होते हैं, साइकिल बनाने के जो स्किल होती है, कौशल, वो भी होता है, डिजाइन और उत्पादन में कौशल, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखें अगला प्रश्न, ब्रिटेन में किसे अधिक संसाधन कुशल रोजगार सृजन कहा जाता है? बताएं। ब्रिटेन में किसे अधिक संसाधन कुशल रोजगार सृजन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वार्प और ग्रीन अलायंस दोनों को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा, इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बताएं, मानव जाति के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? फटाफट से आप बताएंगे, मानव जाति के सामने कौन सी चुनौती है? पानी की कमी की चुनौती भी है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी है और असमानता और भूख की चुनौती भी इस समय लगातार बढ़ती जा रही है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सतत विकास
द्वारा किसे प्राप्त किया जा सकता है? सतत विकास के द्वारा सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन को एक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सतत विकास लक्ष्य यानी जिसको आप एसडीजी कहते हैं, उसको अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? तो सतत विकास लक्ष्य जिसको आप एसडीजी कहते हैं, उसको हम लोग वैश्विक लक्ष्यों के नाम से भी जानते हैं। 17 वैश्विक लक्ष्य जो है कितने एसडीपी एकीकृत हैं भैया? तो 17 जो है रखे गए हैं। 2030 तक इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न आते हैं। ये एसडीजी से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए प्रश्न है 17 एसडीपी किस बात पर सहमत है? 17 एसडीपी जो है, जो एक प्रकार से सतत विकास लक्ष्य को बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य जो है या प्रोग्राम जिसको बोलते हैं या एक प्रकार से बोलते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य जो है, इसकी अगर बात की जाए, गोल जिसको आप बोलते हैं, तो एक क्षेत्र में की गई कार्रवाई दूसरे के परिणामों को प्रभावित करेगी, इस पर सहमत है। और विकास को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों पर सहमत है 17 एसडीपी जो है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, हर संदर्भ में एसडीपी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए रचनात्मकता और सभी का सहयोग, जानकारी, जागरूकता, प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधन, ये सब आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी की आवश्यकता या सभी आवश्यक है एसडीपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक सर्कुलर इकोनॉमी को और क्या कहा जा सकता है? तो एक सर्कुलर इकोनॉमी को क्या कहा जाता है बताएं? सर्कुलरिटी या सीआई या फिर ए और बी दोनों बताएं। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको सर्कुलरिटी भी बोलते हैं और सीई भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ और बा दोनों करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, सर्कुलर इकोनॉमी उत्पादन और खपत का एक मॉडल है, जिसमें मौजूद सामग्रियों और उत्पादों को हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग भी कर सकते हैं, नवीनीकृत भी कर सकते हैं और पुनः चक्रण में भी ला सकते हैं प्रयोग में। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर और लाइक करते रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न, किसके कारण युवाओं का आत्मविश्वास डोलने लगता है? बताएं किसके कारण से? अनुभव की कमी के कारण से, चुनौतियों के कारण से, बढ़ती अपेक्षाओं के कारण से? तो युवाओं का जो एक प्रकार से जो ईमान है या जो आत्मविश्वास है, वो कैसे डोलने लगता है, कब डोलने लगता है भैया? तो युवाओं का जो आत्मविश्वास है वो अनुभव की कमी के कारण भी डोलने लगता है, इसके अलावा चुनौतियों के कारण भी डोलने लगता है, और इसके अलावा आपको मैं बताऊं तो बढ़ती अपेक्षाओं के कारण से भी डोलने लगता है। तो सभी कारणों से युवाओं का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस युवाओं के लिए कैरियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जाता है? किसे किसे जो है युवाओं के लिए कैरियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जाता है? तो श्रीमद् भगवत गीता को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्य आरंभ करने का पर प्रारंभ में क्या होना स्वाभाविक है? तो कार्य आरंभ में जब आप शुरू में कोई काम करेंगे, जाहिर सी बात है आप उससे गलती भी होगी, देर में भी काम होगा और उससे कभी कभी काम गड़बड़ आप करेंगे तो उससे हानियां भी होंगी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, किस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कायरता और दुर्बलता का त्याग करो ये कह करके अपनी सामर्थ्य के प्रति आत्मविश्वास जगाते हैं, अर्जुन को बताते हैं? तो किस श्लोक में बताते हैं भैया? श्लोक नंबर जो है 2 में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 3 में बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवन में हर शोक से परे रह करके लाभ हानि के प्रति निरंतर तटस्थ भाव रख करके जो है आगे बढ़ने का सूत्र उपयोगी है, शिक्षा ग्रहण या जीवन जीने का? तो आगे बढ़ने की जो सोच है उसका सूत्र उपयोगी है। ठीक है, जब आगे बढ़ने के लिए आपको सीधी सीधी बात है, आप कभी दुखी ना हो, कभी आप ज़्यादा खुशी भी ना हो, लाभ हानि क्या होगी क्या नहीं होगी आप फल की टेंशन ना लो, आप अपने कर्म पर ध्यान दो, आप आगे बढ़ोगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कर्म फल पुनः कराता है? क्या कराता है? कर्म फल जो होता है वो कर्म करवाता है, कर्म फल कर्म आपको करवाता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपने वचनों के द्वारा कौन एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं? तो अपने वचनों के द्वारा एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अल्प प्रयोग भी बड़े पाप या हानि से बचा लेता है? तो अगर आपका धर्म जो है, अगर धर्म के मार्ग पर आप चलते हैं तो बड़े से बड़ा पाप आपको हानि से बचा सकता है।
ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म के मार्ग पर अगर आप चलते तो आपने अगर कोई पाप भी कर दिया तो उसका प्रायश्चित के लिए भी धर्म के मार्ग में या धर्म में प्रायश्चित के भी जो है चीज़ें बताई गई कि आप अगर भाई गलत काम कुछ कर देते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित जैसा एक शब्द जो है भारतीय धर्म ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन अपना हस्तक्षेप कम कर देती है? कंपनी या फर्म, सरकार या प्रबंधक? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन अपना हस्तक्षेप कम कर देती है भैया? तो सरकार अपना हस्तक्षेप कम कर देती है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साल 1948 और 1997 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में औसतन कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है? तो लगभग और लगभग 6% दर की से वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर इसका छा करेक्ट आंसर हो, मतलब बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उदारीकरण नीति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस निवेश पर पड़ा है? बताएं। उदारीकरण नीति का सबसे अधिक जो प्रभाव, सकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है, वो पड़ा है भैया विदेशी मतलब विदेशी व्यापार पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में अनुमानतः कितने सोशल मीडिया यूजर हैं? तो वर्तमान में अनुमानतः अगर बताएं तो लगभग 350 मिलियन से अधिक जो है यूजर हो चुके हैं सोशल मीडिया के। ऑप्शन नंबर, और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताएं। उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थ उपलब्ध करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मानकीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में सर्वोपरि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से कौन एक है? बताएं। मूल्यांकन, स्वस्थ, गुणवत्ता, योग्यता, ये क्या? तो स्वास्थ्य जो होता है दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में सर्वोपरि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, वर्तमान में या व्यवसाय में वर्तमान युग में क्या प्रधान है? पैसा, ग्राहक, संसाधन या स्थान? तो ग्राहक जो है इस समय प्रधान है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। किस उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्योग के रूप में देखा जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो किस उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में देखा जाता है? तो वो है दवा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सामाजिक नेटवर्किंग साइट के द्वारा किसका आदान प्रदान होता है? व्यक्तिगत रुचियों का, गतिविधियां और घटनाओं का, विचारों और इच्छाओं का? तो इस समय तो भाई सभी चीज़ों का जो है क्या हो रहा है, लगातार सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के द्वारा इन सभी चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है और बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को कि सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के द्वारा इन सभी चीज़ों का आदान प्रदान जो है लगातार हो ही रहा है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रियता या लोकप्रिय प्रणाली है क्या? व्हाट्सएप, फेसबुक या विचारों और इच्छाओं का? सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, विचारों और इच्छाओं का, चूंकि उस पर मतलब आप प्रकटीकरण भी कर पाते, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी जो है ये सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रिय प्रणाली है। अगला प्रश्न, सामाजिक नेटवर्किंग की स्थापना या सोशल मीडिया नेटवर्किंग की स्थापना की अवधारणा क्या थी? किताबें, संगीत, मातृत्व या गैर लाभ वाले व्यवसाय? तो ये सभी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पर प्रारंभिक ऑनलाइन समुदाय कौन सा है? जो वेबसाइट शुरू होती हैं WWW से ही शुरू होती हैं, तो इस पर जो प्रारंभिक ऑनलाइन समुदाय है वो कौन सा था? तो ये देखें, ये सभी समुदाय जो थे वो प्रारंभिक समुदाय ही हैं। ये 1994, 95 एक ही साथ लगभग आपके सामने आए। ठीक है, tripod.com, geocities.com, मतलब कि geocities एंड थे globe.com। आगे देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डैश के दशक के अंत तक प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशिष्टता हो गई थी। तो 1990 के दशक के अंत तक आप देखेंगे प्रयोगकर्ता की प्रोफाइल सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की केंद्रीय विशेषता हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं किस पर आधारित हैं? बताएं सभी लोग। अधिकांश सामाजिक नेटवर्किंग जो सेवाएं हैं वो वेब पर आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेटवर्किंग साइट के आधार पर
लगभग कितने प्रतिशत प्रयोगकर्ता साइबर धमकी प्राप्त होने को स्वीकारते हैं? साइबर धमकी लगभग 39% लोग स्वीकारते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कौन सी नेटवर्किंग साइट किशोरों के भावात्मक तनाव का कारण बनती है? व्हाट्सअप, माई स्पेस, फेसबुक या ट्विटर? तो माई स्पेस जो होता है ये ऐसी नेटवर्किंग साइट है, मतलब साइट है जो किशोरों के भावात्मक तनाव का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न, नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, इसका आशय क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार ये। बताएं। प्रश्न है शासन, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? नैतिकता एक गत्यात्मक विचार है, इसका क्या आशय है? इसका आशय क्या है? पारदर्शिता और कुशलता, शुद्धता और निरपेक्षता, सत्यता और कर्तव्य पारायणता, ये सब एक प्रकार से इसका आशय है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में रिश्वत अधिनियम जो पारित किया गया 8 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में या भारत के रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान है? तो अगर आप भारत के हैं और रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको असीमित जुर्माना भी लग सकता है, 10 साल की कैद भी हो सकती है और सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक भी आपकी लग सकती है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर लेखक तथा विचारकों का क्या मानना है कि मानदंडों और मूल्यों का प्रयोग किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण में या सामाजिक जीवन के विश्लेषण में? बताएं। तो भाई व्यक्तिगत जीवन के विश्लेषण में भी करना चाहिए और सामाजिक जीवन के विश्लेषण में भी एक प्रकार से करना चाहिए मानदंडों और मूल्यों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा दोनों। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नीति शास्त्र बौद्धिक समीक्षा समीक्षा के क्षेत्र के रूप में किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? नीति शास्त्र बौद्धिक समीक्षा के क्षेत्र में संबंधित है नैतिक दर्शन से भी, मूल्य सिद्धांत से भी और वर्णनात्मक नीति शास्त्र से भी। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किन अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो वो सही और गलत, अच्छा और बुरा, न्याय और जुर्म, इन्हीं इन्हीं अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र जो होता है मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या जुर्म है? ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीज़ों पर फोकस करता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन एवं व्याख्या किसके आधार पर की जाती है? तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन और उसकी व्याख्या जो की जाती है वो मानव व्यवहार की प्रकृति के आधार पर की जाती है, व्यापारों की विभिन्न भांति प्रकार के तमाम प्रकार के व्यापार होते हैं उनके आधार पर की जाती है और कर्मों के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी उपयुक्त सभी आधारों पर खास करके मनुष्य के व्यवहार और अध्ययन की व्याख्या की जाती है। आगे देखेंगे, आधार शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? आधार शास्त्र जो है ये नियामक और आदर्श अन्वेषी विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा मतलब आ और बा दोनों, यानी सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है? बताइएगा सभी लोग। कारपोरेट गवर्नेंस के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है फर्म को, यानी कंपनियों को। ऑप्शन जो फर्म होती है, उद्योग होते हैं उनको। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माप उपकरणों का प्रयोग किसके सीखने को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? ग्राहकों को, कंपनियों को, अधिकारियों को या फाइनेंसरों को? तो माप उपकरणों का प्रयोग करके सीखने को बढ़ावा देने के लिए जो है किया जाता है किसको? कंपनियों को। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी टाटा समूह के सबसे बड़ी समूह जो है भारत की टाटा समूह, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रतन नवल टाटा। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1980 के दशक में उभरते आईटी क्षेत्र के महत्व को किसने पहचाना? तो आईटी क्षेत्र के महत्व को किसने पहचाना था 1980 के दशक में? उनको पहचाना था भाई हासिम प्रेम जी ने। आप ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना कब करी थी? तो प्रेम जी ने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की स्थापना कब करी थी भाई? कब करी थी? 2001 में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 875 करोड़ रुपए की शुरुआत से उन्होंने करी थी और बाद में चल करके फिर 2800 करोड़ जो है इसका हो जाता है बजट। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रतन टाटा को इम्प्रेस मिल कब सौंपी गई?
तो रतन टाटा जी को इम्प्रेस मिल जो सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी भैया 1977 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टाटा ग्रुप ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर को कब खरीदा था? बताएं। टाटा ग्रुप ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर को कब खरीदा था भैया? तो 26 मार्च 2008 को खरीद लिया था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अजीम हासिम प्रेम जी कौन है? अजीम हासिम प्रेम जी जो है भारतीय व्यापार टाइकून भी हैं, निवेशक भी हैं एक अच्छे खासे, और परोपकारी व्यक्ति भी हैं बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी चीज़ है ये। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन किस क्षेत्र में काम करता है? तो अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन है वो काम करता है किस क्षेत्र में भैया? अजीम प्रेमजी जो फाउंडेशन है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। लगभग 200 से अधिक प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से हमने बताया। आप देखिए इस तरीके से जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर जो इस समय चल रहे हैं एकदम से 180 के स्पीड से आप देख पा रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों को आपने देख लिया, ठीक है। तो ये थी महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 की परीक्षाओं के लिए मानव मूल्य एवं पर्यावरण की, जिससे बीए बीएससी बीकॉम सभी छात्र छात्राओं को इंपॉर्टेंट भूमिका, मतलब जो मैंने मॉडल पेपर बनाया है तो मॉडल पेपर में मैंने समझा करके बताया है, लेकिन ये तीव्र गति से इसीलिए इसमें बताया मैंने क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही कम समय में आप सारे प्रश्नों को एक बार फिर से रिकॉल कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रखा है? महासंग्राम रिवीजन क्लास रखा है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। आई लव यू।